तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल राजस्थान ज्ञान में। तो दोस्तों आज है 7 मई और 7 मई के करंट अफेयर लेके मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। तो शुरू करते हैं, बट थोड़ा सा उससे पहले कुछ बात कि सॉरी आज वीडियो लेट हो गया दोस्तों। रोज़ 12-1 बजे तक एक वीडियो आ जाता है और एक वीडियो फिर शाम को आ जाता है, बट आज प्रॉब्लम हो गई कुछ, तो थोड़ा सा लेट हो गया। तो दोस्तों कुछ पर्सनल प्रॉब्लम सी थी, तो इनकी वजह से लेट हो गया। दोनों ही वीडियो अभी मैं डालूंगी तो आपको मिल जाएंगे अभी 1-2 घंटे में ही दोनों। लेकिन दोस्तों क्या ऐसा कर सकते हैं अपन कि जैसे कल के लिए जो एडिटोरियल है वो आज ही मैं शूट कर लूँ और आज का एडिटोरियल फिर कल सुबह सुबह आपके सामने डाल दूँ, ताकि एक वीडियो तो सुबह तो आपको मिल जाए शुरू में ही एडिटोरियल वाला बड़े वाला क्वेश्चन, और फिर जो करंट की न्यूज़ होती है ये वाली सारी, तो ये वाली फिर मैं, क्योंकि ये थोड़ा मुझे 3-4 पेपर पढ़ने पड़ते हैं दोस्तों। मैं 3 पेपर पढ़ती हूँ, भास्कर, पत्रिका और हिंदू, है ना। इन 3 को पढ़ने में टाइम भी लग जाता है, फिर बीच में घर के काम इधर इधर उधर उधर मतलब थोड़ा बहुत हो ही जाता है, क्योंकि अभी मैं भी थोड़ा गांव में आई हुई हूँ तो कोई ना कोई घर पे आता ही रहता है। तो थोड़ा सा इस वजह से भी प्रॉब्लम हो जाती है, तो ये न्यूज़ कलेक्ट करने में मुझे थोड़ा टाइम लग जाता है। तो एक काम करूँगी कि कल का एडिटोरियल जैसे आज ही बना के रख लूँगी और कल सुबह वो अपलोड हो कर दूँगी, मतलब आज ही अपलोड करके कल सुबह आपके सामने आ जाएगा। तो एक दिन पुराना एडिटोरियल अगर मैं डालूँ, मतलब आपको वैसे पता भी नहीं चलेगा ये आज के पेपर का है कल का, क्योंकि एडिटोरियल मतलब इतने डिफरेंट नहीं होते हैं। क्योंकि एडिटोरियल ऐसे नहीं है कि आज कोई घटना घटी है तो आज की ही खबर आएगी। एडिटोरियल तो बड़ी न्यूज़ होती है, तो कोई घटना आज घट गई तो उसका विश्लेषण 2-3 दिन बाद ही आता है ना। तो आप लोगों को वैसे पता भी नहीं चलेगा, बट क्योंकि न्यूज़ लेट हो जाती है कई बार लाने में, तो मैं ऐसे करूँगी कि एडिटोरियल वाला पहले आ जाएगा वीडियो, क्योंकि वो उसे मैं पहले दिन शूट कर लिया करूँगी। और जो करंट का फैक्ट्स वाला वीडियो होता है ये दोस्तों रोज़ की तरह थोड़ा मतलब शाम तक ये वाला आ जाएगा और सुबह वो वाला आ जाएगा। इससे आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना, क्योंकि एक साथ अब मैं दोनों वीडियो एक साथ डालूंगी तो फिर क्या होता है, आप लोग एक ही वीडियो देखोगे, दो देखोगे नहीं, आपको मतलब इंटरेस्ट कम लगेगा या जो भी है। तो लेकिन अगर एक वीडियो सुबह आ गया तो आपने थोड़ा सा टाइम निकाल के सुबह देख लिया, फिर एक वीडियो शाम को आ गया तो आपने शाम को देख लिया, तो कैसा रहेगा कि एडिटोरियल वाला आज शूट कर लूँगी मैं। आज मैं 2 वीडियो बना लूँगी, एक तो आज का और एक कल के लिए भी कुछ टॉपिक तैयार करके आज के पेपर्स में से ही कल के लिए भी बना लूँगी, है ना, ताकि एक वीडियो सुबह आ जाए, आप लोगों को वेट नहीं करना पड़े। तो आज लेट हो गया उसके लिए सॉरी दोस्तों। तो वीडियो लेट भले ही हो सकता है बट आएगा ज़रूर, इसकी मैं गारंटी देती हूँ। कोशिश करूँगी कि जो डिसिप्लिन है वो कभी ख़त्म नहीं हो दोस्तों। 2 नहीं तो 1 वीडियो तो आए ही आए रोज़, मतलब किसी भी सिचुएशन में 1 वीडियो तो आना ही चाहिए, है ना। ये मेरी कोशिश रहेगी, बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की न्यूज़। एक तो पहली खबर थी दोस्तों, म्यूकोरमाइकोसिस क्या है। तो दोस्तों जब पेपर पढ़ते हैं ना तो इतना गंदा लगता है पेपर पढ़ के, इतनी भयानक भयानक न्यूज़ होती है ना, डर और लगने लगता है। तो आजकल तो बिल्कुल भी पेपर पढ़ने का मन नहीं करता, लेकिन न्यूज़ कलेक्ट करने के लिए देखने पड़ते हैं और छोटी छोटी खबर भी पढ़नी पड़ती है। तो ये वाली न्यूज़ ऐसी है जिसे सुन के आप लोगों ने पढ़ भी लिया होगा और आप लोग भी डर जाओगे जिन्होंने नहीं पढ़ा है म्यूकोरमाइकोसिस क्या है। तो दोस्तों यह भी कोरोना से रिलेटेड ही एक बीमारी है। आँख के नसों के पास फंगस जमा हो जाने से सेंट्रल रेटाइनल आर्टरी का ब्लड फ्लो बंद कर देता है, जिससे आँखों की रोशनी हमेशा के लिए चली जाती है। दोस्तों जब कोरोना हो जाता है और वे मरीज़ जिनको पहले से डायबिटीज़ है दोस्तों, है ना, उनके जब कोरोना हो जाता है तो उनके ये प्रॉब्लम होती है म्यूकोरमाइकोसिस की। तो इसमें क्या होता है कि जो अपनी आँख की तरफ जो नसें जाती है ना, उनमें फंगस जमा हो जाता है, और वो फंगस जमा होने से जो हमारी रेटाइनल है ना, सेंट्रल रेटाइनल आर्टरी, है ना, उसमें अगर फंगस जमा हो गई तो ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा, खून नहीं बह पाएगा आसानी से। और जब उसमें खून नहीं बह पाता है तो दोस्तों आँखों की रोशनी चली जाती है और हमेशा के लिए चली जाती है, हमेशा के लिए चली जाती है ना। इतनी भयानक बीमारी है, और ये किससे हो रहा है, कोरोना से हो रहा है। किसको हो रहा है, डायबिटीज़ वालों को हो रहा है। तो ये क्या सभी डायबिटीज़ वालों को हो रहा है, तो इसका पूरा विश्लेषण हम लोग कर लेते हैं, हमारे ना केवल एग्जाम के लिए बल्कि दैनिक जानकारी के लिए भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों, बहुत ध्यान से देखिएगा। कोरोना में दिए जाने वाले स्टेरॉइड इम्यूनिटी को भी कम कर देते हैं, ऐसे में दवा का साइड इफ़ेक्ट होने लगता है, व्यक्ति को म्यूकोरमाइकोसिस हो जाता है। दोस्तों जब कोरोना में ये दिए जाते हैं एस्टेरॉइड इम्यूनिटी वाले, जो एस्टेरॉइड
दिए जाते हैं वो इम्यूनिटी को और भी कम कर देते हैं। मतलब इम्यूनिटी के लिए जो कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं दोस्तों, है ना, उनका साइड इफ़ेक्ट कई बार हो जाता है किन मरीज़ों पर, इन पे डायबिटीज़ वाले मरीज़ों को। पेपर में ऐसे लिखा हुआ था कि कोरोना में जो कुछ दवाइयाँ दी जाती है इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए वगैरह के लिए, तो उनके साइड इफ़ेक्ट होने लगते हैं और उनके साइड इफ़ेक्ट से म्यूकोरमाइकोसिस हो जाता है, मतलब आँखों की रोशनी चली जाती है। इसका लक्षण देखें तो अगर मतलब लक्षण हमें पता चल जाए प्रारंभ में, क्योंकि इसके लक्षण ऐसे होते हैं जो व्यक्ति जान ही नहीं पाता है कि हमें कोई बीमारी भी हो रही है। इसका लक्षण देखें तो नाक खुश्क हो जाती है, मतलब जो हमारी नाक है ना वो बिल्कुल सूखी हो जाएगी। नाक की जो परत है वो अंदर से सूखने लगती है ना, और सुन्न हो जाती है, फील नहीं होगा हमें। अंदर नाक के हाथ देंगे ना तो ये जो अंदर वाली परत है ना वो बिल्कुल सूखी रहेगी, सुन्न हो जाएगी। और चेहरे की त्वचा सुन्न हो जाती है, मतलब चेहरे की जो त्वचा है वो सुन्न हो जाती है, चेहरे पे सूजन आ जाती है, और जो हमारे दांत हैं वो ढीले पड़ने लगते हैं। हमारे दांत कैसे हो जाते हैं, दांत हमारे एकदम लूज लूज हो जाते हैं, चेहरे में जो सूजन आ जाती है, त्वचा सुन्न हो जाती है, नाक की जो अंदर की परत है वो सुन्न हो जाती है। तो ऐसा लक्षण है कि हमें पता भी नहीं चलेगा, हमें ऐसे लगेगा कि कई बार क्या होता है सूजन वगैरह किस वजह से आ जाती है, वो है ना कोई अगर दवाई साइड इफ़ेक्ट करी या फिर हमने कुछ मेडिसिन ली उस वजह से भी तो सूजन आ जाती है, तो हम उसको इग्नोर ही करते हैं, इतना ध्यान नहीं देते हैं। और खासकर डायबिटीज़ वालों के लिए तो सूजन वगैरह और ये सब आती ही रहती है, तो वो लोग तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं ना, तो उन लोगों के ये प्रॉब्लम हो जाती है। छोटी छोटी से लक्षण है, अगर आपके हमारे घर में रिलेटिव्स के किसी के भी डायबिटीज़ हो दोस्तों और ऐसा कोई भी लक्षण दिखे तो तुरंत डॉक्टर के पास जाइएगा और उनका प्रॉपर चेकअप कराने की ज़रूरत है। क्योंकि एग्जाम्पल दिए थे पेपर में जिन्होंने 3-3 4-4 दिन में, किसी को 27 अप्रैल को कोरोना हुआ और आज उनके दोनों आँखों की रोशनी जा चुकी है, किसी को 15 अप्रैल को कोरोना हुआ था, आज उनको दोनों आँखों की रोशनी जा चुकी है। तो ये भयानक बीमारी है दोस्तों, बहुत मुश्किल हो जाएगी अगर ऐसा कुछ हो गया तो। अगर 7 से 8 दिन के अंदर ही इसका इलाज न हो और उस फंगस को ना निकाला जाए तो ब्रेन तक फंगल इन्फेक्शन चला जाता है और इसके बाद व्यक्ति को बचाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। बचाव के रूप में दोस्तों, ये फंगस इन्फेक्शन ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ अपन को अंधा करके ही छोड़ेगा। अगर ब्रेन तक ये इन्फेक्शन चला जाए, है ना, अंधा करने के बाद में भी जो इन्फेक्शन है वो आँखों से होकर ब्रेन तक चला जाए तो व्यक्ति के लिए मतलब जान भी जा सकती है उसकी, है ना, इतना भयानक हो सकता है वो। बचाव के रूप में कम से कम 4-5 दिन बाद डायबिटीज़ पेशेंट का फीडबैक लेकर संतुलित मात्रा में स्टेरॉइड देना चाहिए। और इसके शुरुआती लक्षण बहुत ही सामान्य होते हैं जिस पे लोग ध्यान नहीं देते हैं दोस्तों। जो स्टेरॉइड होती हैं, स्टेरॉइड ये दवाइयाँ होती हैं जो हमें इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए दी जाती है ना। इम्यूनिटी तो कमज़ोर होती है अपनी कोरोना में, तो ये हमें इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए दी जाती है। लेकिन जो डायबिटीज़ पेशेंट हैं जैसे उनको अगर कोरोना की दवाई दी जा रही है, किसी को कोरोना हो गया और उनको यह दवाई दी जा रही है, तो ज़रूरी है दोस्तों कि 4-5 दिन में उसका फीडबैक लेते रहना चाहिए कि ये स्टेरॉइड्स उन पे साइड इफ़ेक्ट तो नहीं कर रही है ना, है ना। और क्योंकि इसके शुरुआती लक्षण इतने सामान्य होते हैं कि ना तो मरीज और ना उसके परिवार वाले समझ नहीं पाते कि यह क्या हो रहा है ना। और जब तक समझ पाते हैं, किसी के एक आँख की रोशनी चली गई और किसी ने और देरी कर दी तो उनके दोनों आँखों की रोशनी जा चुकी है। तो दोस्तों ये जो लिखा हुआ है इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं दोस्तों, ये कम नहीं करते हैं, ये मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया। एस्टेरॉइड इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, यहाँ पे कम नहीं करते हैं। कोरोना में दिए जाने वाले स्टेरॉइड होते हैं, ये स्टेरॉइड्स इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। और इस दवा का साइड इफ़ेक्ट, वैसे तो ये दवा अच्छी है ना, और इम्यूनिटी हमारी बढ़नी चाहिए कोरोना में, लेकिन ये क्या करते हैं कुछ मरीजों पे ये साइड इफ़ेक्ट करने लगते हैं जिससे म्यूकोरमाइकोसिस प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक लाइन और लिखी हुई है, एक्सपर्ट के अनुसार इस इन्फेक्शन को रोकने के लिए एकमात्र इंजेक्शन लाइपोसोमेल एम्फेटोरिसिन बी आता है जिसकी कीमत 5,000 है और ऐसे 6 इंजेक्शन मरीज को लगते हैं। यदि इन्फेक्शन बढ़ जाए तो पहले ऑपरेशन करना कि आँख के बीच के गले हुए हिस्से को निकालना होता है और फिर दवाई चलती है। और यह ऑपरेशन भी दोस्तों बहुत जटिल होता है, बहुत मुश्किल से। आप ही सोचो ना कि मुंह के ऊपर आँख के पास में अगर फंगस फंस गई और यहाँ के फंगस को निकालने के लिए ऑपरेशन करना पड़े तो वो कितना जटिल ऑपरेशन होगा, है ना। तो इसका एकमात्र इलाज दोस्तों, सबसे पहले तो ये इंजेक्शन दिए जाते हैं जिनका नाम ज़रूरी नहीं है आपको नाम रटना, लेकिन अगर
फ्री में मान लो दे दिया जाए तो लाइपोसोमेल थोड़ा सा याद कर लेना कि ऐसा वाला कोई इंजेक्शन था, लाइपोसोमेल एम्फोटेरेसिन। पूरा भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, बाकी मेंस में तो नहीं पूछेंगे, ऐसे इंजेक्शन का नाम तो आता है जिसकी कीमत लगभग 5,000 रुपये, और ऐसे 6 इंजेक्शन मरीज को लगते हैं ना। और अगर इनसे नहीं रुके तो फिर ऑपरेशन करना पड़ता है, और वो ऑपरेशन बहुत ही जटिल होता है। तो कोशिश ये करनी है कि ऑपरेशन की नौबत ना आए, ठीक है। और इस बीमारी का नाम दोस्तों यहाँ पे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है कि म्यूकोरमाइकोसिस बीमारी क्या होती है, कैसे होती है। प्री में भी दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और ये जो इससे रिलेटेड जो लक्षण है इसके, है ना, और प्रभाव हैं, ये आगे ऑप्शन में दे दिए जाएंगे। फिर पूछ लेंगे कि इनमें से कौन सा है, कौन सा नहीं है, किस वजह से फैलती है ना, वो सारी चीज़ें पूछ ली जाएंगी। और इंटरव्यू में अभी चल रहा है तो दोस्तों अगर कोई मेडिकल पेशे से है तो उससे भी पूछी जा सकती है। और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फैल रही है, अपने जयपुर में 5-6 केस इनके देखने को मिले हैं पिछले 15-20 दिन में ही, तो दोस्तों पूछी ही जा सकती है ना। तो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, और हमारी दैनिक जीवन के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। हमें पता होना चाहिए हमारे आसपास क्या हो रहा है, हम अभी कौन से वातावरण में जी रहे हैं, और किस चीज़ से क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ये हमें पता होना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों, वैक्सीन से जुड़े पेटेंट को सस्पेंड करने के लिए भारतीय प्रस्ताव क्या है। तो दोस्तों वैक्सीन पे जो पेटेंट होता है, या किसी भी चीज़ पे किसी ने दवाई बनाई या फिर कोई भी रिसर्च किया, उस पर कोई भी कंपनी पेटेंट प्राप्त करती है ना, उस पेटेंट को समाप्त करने के लिए भारत ने एक प्रस्ताव रखा है। तो ये क्या है, ये पूरी खबर हम देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है खासकर, और इंटरव्यू के लिए भी। भारत और दक्षिण अफ्रीका ने एक प्रस्ताव तैयार किया है जिसके तहत वैक्सीन निर्माता कंपनियों का पेटेंट रद्द कर दिया जाए, जिससे वैक्सीन निर्माता कंपनियों को अपनी तकनीक और रिसर्च अन्य देशों की कंपनियों के साथ में साझा करने होंगे, ताकि ज़्यादा डोज का उत्पादन हो सके और ज़्यादा निर्माता कंपनियां होने से गरीब देशों तक सक्षम वैक्सीन सस्ते दाम पर मिल सके। दोस्तों भारत और दक्षिणी अफ्रीका ने मिलकर WTO में एक प्रस्ताव पेश किया है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में एक प्रस्ताव पेश किया है, जिसके तहत भारत ने ये बोला है कि जो भी वैक्सीन निर्माता कंपनियां हैं, जैसे कि फाइजर हो गई, मॉडर्ना हो गई, है ना, इन्होंने पेटेंट करवा रखा है किस पे, अपनी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, जो उन्होंने वैक्सीन निर्माण में प्रयुक्त की है। मतलब कि इनके रिसर्च और डेवलपमेंट, मतलब इनके रिसर्च और टेक्निक को और कोई भी देश या फिर कोई भी कंपनी उपयोग नहीं कर सकती, और अगर करती है तो उसके लिए जो उस लाइसेंस के लिए इनसे लाइसेंस लेना पड़ेगा, और उसके लिए कुछ निश्चित रकम ये लोग तय करते हैं कि इन जैसे वैक्सीन कोई बनाता है तो उसके लिए इनको निश्चित रकम देनी पड़ेगी, वैक्सीन बनाने के लिए भी और उस पर मिलने वाले लाभ के लिए भी, ठीक है। तो ये पेटेंट होता है, आप सभी जानते हो पेटेंट क्या होता है ना। तो भारत ने कहा है कि अभी जो हालत विश्व की है, जहाँ पे वैक्सीन की इतनी कमी हो रही है, तो प्लीज़ ये वैक्सीन पेटेंट को रद्द कर दीजिए, है ना, क्योंकि अभी हम मानवता के विनाश की ओर खड़े हुए हैं। हमें ज़रूरत है लोगों की जान बचाने की, है ना। लाभ तो फिर कभी कमा लिया जाएगा, है ना, इतना मतलब, या फिर ऐसे हो जाए कि थोड़ी सी सिचुएशन नॉर्मल हो जाए तब फिर से आप पैसे ले लेना, है ना। अभी तो ख़त्म कर दो एक बार। तो भारत और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों ने मिलकर ये प्रस्ताव WTO में पास किया है, ताकि इससे क्या होगा, अगर पेटेंट रद्द कर दिया जाएगा तो क्या होगा कि वैक्सीन निर्माता कंपनी अपनी तकनीक और रिसर्च को अन्य कंपनियों के साथ साझा कर सकेंगे। अभी तक वो अपनी टेक्निक बता नहीं रही है कि उन्होंने किस तरह से वैक्सीन बनाई है। अगर ये पेटेंट रद्द कर दिया जाए तो वो अपनी टेक्निक दूसरी कंपनियों को बताएंगे। फिर क्या होगा, दूसरी कंपनियां भी वैक्सीन उत्पादन कर लेंगी, है ना, और ज़्यादा वैक्सीन बनेंगी तो ज़्यादा गरीब देशों तक पहुँचेंगी, है ना, इसलिए गरीब देशों को भी वैक्सीन मिल पाएगी। तो दोस्तों ये प्रस्ताव पिछले साल पेश किया था, और पिछले साल भारत ने WTO को भेजा था, लेकिन अभी ये चर्चा में क्यों है, अभी चर्चा में इसलिए है क्योंकि अभी जो अमेरिका है इसने सहमति दे दी है कि हम तैयार हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर वैक्सीन का पेटेंट ख़त्म किया जाता है। और अमेरिका की कंपनी कौन सी है, फाइजर, है ना। तो अमेरिका कह रहा है कि हमें कोई दिक्कत नहीं है अगर पेटेंट ख़त्म कर दिया जाता है। और जो EU है, मतलब यूरोपियन यूनियन है, उसने भी बोला है कि हम भी इस प्रस्ताव पे विचार करेंगे, ये सोचनीय प्रस्ताव है। अमेरिका ने तो यहाँ तक कहा है कि मानवता विनाश की तरफ खड़ा हुआ है, तो हम सभी के लिए ये सही समय है कि हमें लाभ और अन्य मुद्दों से हटकर मानवता को बचाने के लिए सोचना चाहिए, और हम भारत के इस प्रस्ताव पर सहमति देते हैं।
तो दोस्तों ये अधिकार किसी देश को नहीं होता, ये हमारी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, जो संस्था है, उसको होता है। अगर डब्ल्यूटीओ इस पर सहमति दे देता है और तो यह प्रस्ताव पास हो सकता है। लेकिन इतना ज़रूर है कि अमेरिका जितने बड़े देश ने अगर इस पर सहमति दी है तो और भी देश इस पर सहमत होंगे, है ना, क्योंकि अमेरिका अभी अपन को पता है ये वर्ल्ड पावर है, उससे लोग प्रेरणा लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग चलते हैं बहुत सारे देश, है ना। तो हो सकता है और देश भी इसका समर्थन करें। वास्तव में पेटेंट कोई भी कंपनी या व्यक्ति किसी उत्पाद के विकास और रिसर्च पर उसके स्वामित्व के रूप में प्राप्त करता है। कि कोई भी उत्पाद बनाया या फिर रिसर्च किया तो उस पे उसका स्वामित्व हो गया, है ना, के रूप में प्राप्त करता है। अर्थात वह उत्पाद और उसे बनाने की विधि का इस्तेमाल कोई भी अन्य कंपनी उसकी अनुमति के बिना नहीं करेगा, और वो अनुमति कब देगा, जब वो कंपनी उसे पैसे देगी। ठीक है, तो पेटेंट क्या हो गया कि कोई भी व्यक्ति ले सकता है किसी चीज़ पे पेटेंट, या फिर कोई भी कंपनी ले सकती है कि उन्होंने एक ऐसी चीज़ का निर्माण किया हो जो विश्व में पहले नहीं थी, और उस चीज़ के निर्माण के लिए उन्होंने बहुत सारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया है ना, रिसर्च किया है, और रिसर्च में उन्होंने बहुत सारे पैसे खर्च करे हैं। तो उन पैसों को वापस प्राप्त करने के लिए, मतलब उस रिसर्च और डेवलपमेंट के बदले लाभ प्राप्त करने के लिए उसे पेटेंट दिया जाता है कि उस तकनीक का प्रयोग केवल वही आदमी करेगा, है ना। और अगर विश्व में कोई भी अन्य व्यक्ति या कंपनी उस तकनीक का प्रयोग करना चाहती है तो उसे परमिशन लेनी पड़ेगी उपरोक्त जिसके पास पेटेंट है उससे, और उस परमिशन वो कब देगा, जब वो कंपनी उसको पैसे देगी और लाभ में भागीदारी देगी। जो मॉडर्ना वैक्सीन है दोस्तों, मॉडर्ना की वैक्सीन रिसर्च में अमेरिकी सरकार भी शामिल है। जैसे कि अमेरिकी सरकार ने अभी बोला है ना कि हम इस प्रस्ताव को सहमति देते हैं, तो अमेरिका अगर चाहे तो अपने मॉडर्ना का जो पेटेंट है वो रद्द करवा सकता है, क्योंकि मॉडर्ना के फाइज़र मतलब मॉडर्ना जो कंपनी है उसमें अमेरिकी सरकार भी शामिल है। जैसे हमारी जो है ना भारत बायोटेक, उसके साथ आईसीएमआर, भारत सरकार भी तो शामिल है, भारत बायोटेक की कंपनी, और उसके साथ आईसीएमआर और भारत सरकार भी शामिल है। ठीक है, तो ऐसे ही इसमें अमेरिकी सरकार भी शामिल है। यदि अमेरिका पेटेंट का अधिकार छोड़ता है तो बाकी देशों पर भी इसका दबाव पड़ेगा, और अगर डब्ल्यूटीओ में इस पर सहमति बनती है तो निजी व्यक्ति निर्माता कंपनियों को अपनी पत्नी नहीं है, अपनी रिसर्च सार्वजनिक करनी पड़ेगी, अपनी तकनीक की रिसर्च को सार्वजनिक करना पड़ेगा, ताकि कोई भी कंपनी वैक्सीन का निर्माण कर सके। दोस्तों अगर डब्ल्यूटीओ की पर इसकी सहमति बन जाती है, जैसे अभी अमेरिका ने सहमति दे दी और आगे जैसे डब्ल्यूटीओ इस पर सहमति दे देता है, तो कोई भी जो निजी वैक्सीन निर्माता कंपनी है को अपनी जो तकनीक है ना, उसको और रिसर्च को सार्वजनिक करना पड़ेगा, ताकि कोई भी कंपनी इस आधार पर वैक्सीन का निर्माण कर सके। वास्तव में डब्ल्यूटीओ पर इस मुद्दे पर सहमति बनना मुश्किल है। तो क्या हम सोचें कि सच में डब्ल्यूटीओ ऐसी सहमति दे सकता है कि वैक्सीन जो पेटेंट है वो छोड़ दें कंपनियां? तो इसमें भी आगे लिखा गया था कि डब्ल्यूटीओ पर इस मुद्दे पर सहमति बनना मुश्किल है, क्योंकि वैक्सीन निर्माता निजी कंपनियों को नुकसान होगा। दोस्तों उन्होंने इतने सारे पैसे खर्च किए हैं, किस लिए, कि हमें जब सफलता मिल जाएगी, देखो वैक्सीन के लिए कितनी सारी रिसर्च एंड टेक्निक्स उन्होंने यूज़ करी है ना। एक साल में कोई किसी भी बीमारी की आज तक वैक्सीन नहीं बनी थी, लेकिन इन्होंने एक साल में बनाई, तो इन्होंने कितने सारे साइंटिस्ट को लगाया होगा, कितनी सारी टेक्निक उनको उपलब्ध करवाई होंगी, तब जाके वैक्सीन बनी है। तो दोस्तों ऑब्वियस सी बात है, बहुत ज़्यादा पैसे खर्च किए हैं और किसी को सफलता मिली है, किसी को तो नहीं मिली है ना। तो दोस्तों अगर निजी कंपनियां का जो पेटेंट है वो रद्द कर दिया जाता है, तो ये फिर वो पैसा ये कहाँ से भुगतेंगी, है ना, जो इन्होंने खर्च किया है, तो इनको तो नुकसान होगा ना, क्योंकि उनके रिसर्च के समय खर्च धन उन्हें लाइसेंस फीस से ही प्राप्त होता है। अतः अगर डब्ल्यूटीओ में सहमति बन भी गई तो ऐसी कंपनियां कोर्ट में जा सकती हैं, और अगर कोर्ट में चली गई तो फिर मामला उलझ जाएगा, फिर उसका सुलझने की संभावना होती नहीं है ना। तो यह मुश्किल है, लेकिन एक प्रस्ताव है जो हम बोल सकते हैं कि भारत की तरफ से एक प्रस्ताव दिया गया है, तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है और हम बोल भी सकते हैं। ठीक है, बस बात इतनी सी है, बाकी होना देना इसमें मुझे नहीं लगता कुछ होगा। वैक्सीन निर्माताओं का तर्क, निर्माता जो कंपनी है उनका भी अपना तर्क है। वे कह रही हैं कि वैक्सीन निर्माता कंपनियों का कहना है कि सिर्फ फार्मूला सार्वजनिक कर देने से कोई भी वैक्सीन का निर्माण कर पाने में सक्षम नहीं हो पाएगा, क्योंकि यदि सभी वैक्सीन बनाने लगेंगे तो कच्चे माल की सप्लाई प्रभावित होगी और फिर टीका निर्माण धीरे हो जाएगा। और अगर
अब पेटेंट अधिकार छोड़ने की परंपरा शुरू हो गई, तो वापस अगर कभी ऐसी महामारी आई तो निजी कंपनियां वैक्सीन बनाने में रुचि नहीं दिखाएंगी। तो ये भी अपना एक सही तर्क है दोस्तों। एक तो वैक्सीन निर्माता कंपनी कह रही है कि हम सिर्फ फार्मूला बता देंगे, तो आप क्या सोच रहे हो, फार्मूला बनाने से तो बहुत सारी वैक्सीन बन जाएंगी? कैसे बन जाएंगी भाई वैक्सीन? उसके लिए जो एपीआई है, मतलब उनके लिए जो कच्चा माल होता है वो तो निश्चित ही है ना, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है ना। तो फिर वो प्रभावित होगा, तो कच्चा माल नहीं मिलेगा तो क्या होगा, तो भी तो टीकाकरण स्लो हो जाएगा। और दूसरी बात कि इस बार की महामारी में तो चलो ठीक है कि हमने छोड़ भी दी और हमें लाभ भी नहीं मिला, लेकिन मान लो आगे अगर 20 साल बाद, 30 साल बाद, 40 साल बाद ऐसी कोई डिजास्टर वापस आता है ना, पेंडेमिक ऐसा ही कोई वापस आता है, तो निजी कंपनियां रुचि नहीं लेंगी। उनको ये घटना याद होगी ना दोस्तों कि भाई पिछली बार पेंडेमिक में ही ऐसा हुआ था कि हमने इतने रिसर्च करके एक वैक्सीन बनाई थी और जिसको लास्ट में सभी गवर्नमेंट से मिलकर मुफ्त करा लिया था। तो इस बार वो क्यों रिस्क लेंगी, है ना, वैक्सीन बनाने का, कि भाई क्या पता फिर से एक परंपरा शुरू हो जाएगी कि तुम तो फिर से फ्री करवा लोगे, तो हम क्यों वैक्सीन बनाएं। तो इस तरह की बातें भी, ये भी अपने आप में एक सही तर्क है। अगर बात करें भारत की, तो भारत अभी एस्ट्रोजेनिका कंपनी की ही कोविशील्ड, ऑक्सफोर्ड एस्ट्रोजेनिका कंपनी है दोस्तों, उसकी हम कोविशील्ड वैक्सीन का निर्माण कर रहे हैं। और भारत बायोटेक कंपनी द्वारा, हमारी जो भारत बायोटेक कंपनी है दोस्तों, वो ऑक्सफोर्ड एस्ट्रोजेनिका कंपनी की ही वैक्सीन कोविशील्ड का निर्माण कर रहा है। अतः भारत के पास इसका पेटेंट नहीं है, हम सिर्फ प्रोडक्शन कर रहे हैं। भारत में दोस्तों 2 वैक्सीन बन रही है, एक कोविशील्ड और एक कोवैक्सीन। तो जो कोविशील्ड है ना, वो हमारी नहीं है, ये तो विदेशों की है, ये तो ऑक्सफोर्ड एस्ट्रोजेनिका कंपनी की है। हम सिर्फ इसका प्रोडक्शन कर रहे हैं, क्योंकि हमने ऑक्सफोर्ड एस्ट्रोजेनिका के साथ एक समझौता किया था कि जो हमने कल पढ़ा था कि 10 लाख अरब कितने डोज हम बनाएंगे, जिसमें से 10% बनाने के बदले में 10% ये हमें देंगे, ठीक है। तो इस पे हमारा पेटेंट थोड़ी है, इस पे पेटेंट किसका है, बनाया किसने है, ऑक्सफोर्ड एस्ट्रोजेनिका कंपनी ने। हम तो सिर्फ इसका प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो इसमें तो भारत कुछ नहीं कर सकता, भारत इसका प्रोडक्शन कर रहा है। तो भारत पेटेंट छोड़ने के अगर यहाँ में बात करता है तो यह भारत के हाथ में नहीं है। लेकिन हमारी जो दूसरी वैक्सीन है कोवैक्सीन, वह भारत बायोटेक और आईसीएमआर और भारत सरकार तीनों मिलकर बना रही हैं। तो कोवैक्सीन पर भारत सरकार का अधिकार है, इसका पेटेंट ऑफ किया जा सकता है। तो दूसरी वैक्सीन है दोस्तों कोवैक्सीन, है ना, ये हमारी निजी कंपनी है कि जो भारत बायोटेक है वो प्लस आईसीएमआर प्लस भारत सरकार, है ना, आईसीएमआर भी भारत का ही है। तो ये तीनों मिलकर बना रही हैं। तो हो सकता है इस पे भारत पेटेंट छोड़ दे। भारत एक पहल कर सकता है कि भाई मैं पेटेंट छोड़ रहा हूँ और हम अपनी तकनीक और छोटी कंपनियों के साथ साझा कर सकते हैं, ताकि विश्व में ऐसी और ज़्यादा वैक्सीन बने, है ना। तो भारत एक एग्जाम्पल के रूप में इसके तहत कार्य कर सकता है। हमसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है ना कि क्या भारत के पास भी पेटेंट है, क्या भारत भी छोड़ सकता है पेटेंट, भारत क्यों नहीं छोड़ सकता, भारत कोविशील्ड का पेटेंट छोड़ सकता है क्या? तो हम कहेंगे नहीं सर, कोविशील्ड का पेटेंट नहीं छोड़ सकता, क्योंकि कोविशील्ड में जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया था वो ऑक्सफोर्ड एस्ट्रोजेनिका कंपनी ने किया था, और वो हमारी नहीं है, वो विदेश की कंपनी है। हमारे पास सिर्फ उसके प्रोडक्शन की पावर है। हमने एक समझौता किया था जिसके तहत हम प्रोडक्शन कर रहे हैं। लेकिन हाँ, कोवैक्सीन का जो पेटेंट है वो भारत सरकार के पास में है और भारत इसे छोड़ सकता है, ठीक है। तो दोस्तों, अमेजोन के संस्थापक जेफ बेजोस की कौन सी कंपनी अंतरिक्ष की सैर यात्रियों को करवाएगी? तो दोस्तों, जेफ बेजोस ने भी एक कंपनी बनाई है जो अभी अंतरिक्ष में सैर करवाएगी हमको। तो इनकी कंपनी का नाम है दोस्तों ब्लू ओरिजन। और वैसे इनकी कंपनी कौन सी है? अमेजोन। और इस कंपनी का नाम है ब्लू ओरिजन, जो 20 जुलाई से अपनी पहली अंतरिक्ष यात्रा पर यात्रियों को ले जाने के लिए तैयार है। और इस हेतु 6 सीटों की नीलामी शुरू कर दी गई है। 6 सीटों का एक यान बनाया है दोस्तों, जो 20 जुलाई को, मतलब अभी तक तो यही फिक्स है कि 20 जुलाई को अंतरिक्ष में ले जाएगा, है ना। और इसकी नीलामी शुरू कर दी गई है। एक सीट के लिए अनुमानित मूल्य $2 लाख अर्थात 1.5 करोड़ बताया जा रहा है। तो भाई किसी के पास अगर 1.5 करोड़ रुपए है तो जेफ बेजोस जी आपको बुला रहे हैं ब्लू ओरिजिन कंपनी में, आप अपनी सीट बुक करवा सकते हो और आप अंतरिक्ष की सैर करके आ सकते हैं। तो हमारे लिए दोस्तों ज़रूरी है यहाँ पे कंपनी का नाम याद करना। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि निम्न में से कौन सी कंपनी ने अभी अंतरिक्ष पर्यटन की शुरुआत की है? तो ब्लू ओरिजिन ने करी है। निम्नलिखित कंपनी किसकी है? तो जेफ बेजोस की है। जेफ बेजोस की जो मार्केट में कंपनी है वो कौन सी है? अमेजन है। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हमारे लिए यहाँ पे हो जाती हैं।
तो दोस्तों आज है 7 मई और 7 मई को रविंद्रनाथ टैगोर जी की जयंती भी है। 7 मई 1861 को रविंद्रनाथ टैगोर जी का जन्म हुआ था। अपने आप में महान पर्सनैलिटी है, उनको किस इंट्रोडक्शन की ज़रूरत तो है नहीं, क्योंकि एशिया के, भारत के ही नहीं, एशिया के पहले व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था 1913 में। और गीतांजलि इनकी प्रसिद्ध कृति थी जिसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। जिनके इंग्लिश लिटरेचर है वो सब इनको जानते भी होंगे, और जिनके नहीं है वो सब भी जानते होंगे, क्योंकि हमारा जो राष्ट्रीय गान है जन गण मन वो इन्हीं के द्वारा रचित है। एक दोस्तों एक्सपेरिमेंट हुआ है, डीप टाइम एक्सपेरिमेंट, है ना। हमारे लिए वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मुझे ये नाम डिफरेंट लगा। क्या पता आप कभी पूछ ही लिया जाए प्री में कि डीप टाइम एक्सपेरिमेंट कहाँ है, किसने किया है। तो दोस्तों यहाँ पे तो मैंने सिर्फ इतना ही क्वेश्चन बनाया है कि कहाँ किया गया है, फ्रांस में किया गया है। तो बता देती हूँ वैसे मैं आपको क्या किया गया है, कि एक गुफा थी अंडरग्राउंड जिसमें 15 लोगों को उस गुफा में रखा गया, जिसमें ना पानी था, ना बिजली था, और ना रोशनी वोशनी नहीं थी, है ना। मतलब बिजली थी लेकिन उसमें सूर्य की रोशनी नहीं आती थी, है ना। तो इन लोगों को मतलब जो ये कृत्रिम बिजली है जो अपन यूज़ करते हैं वो ही मिल रही थी, सूर्य की रोशनी बिल्कुल भी नहीं मिल रही थी। और इनको घड़ी वड़ी कुछ भी नहीं दी गई थी। 15 दिन इनको ऐसे मतलब कुछ दिन इनको, शायद 20 दिन का टाइम था, 20 दिन या 22 दिन, याद नहीं है मुझे। इतने दिन इनको इसे गुफा में रखा गया और ये देखा गया था कि क्या जब हमें सूर्य की रोशनी नहीं प्राप्त होती है तो भी हमारा शरीर वैसे ही काम करता है जैसे कि नॉर्मल हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक काम करती है। कि अभी तो हमें पता है सूरज उग गया तो हमें उठना है, सूरज अस्त हो गया तो हमें सोना है। लेकिन जब सूरज पहुंच ही नहीं रहा, हमेशा चारों तरफ वो कृत्रिम लाइट ही जल रही है जिसे हम जब चाहे जलाएं जब चाहे बंद करें, तो कैसे हमारा शरीर बिहेव करता है और क्या हम टाइम का पता लगा पाते हैं। तो दोस्तों जब ये निकले थे गुफा से बाहर, ये जो 15 लोग हैं, तो ये मतलब भूल चुके थे कि टाइम से इनका अनुमान गायब हो चुका था। इन्हें नहीं पता था कि अब कितने बज रहे हैं और कितने नहीं बज रहे हैं। और हमारी जो शरीर की बायोलॉजिकल वॉच है वो बिल्कुल डिफरेंट तरीके से काम कर रही थी, वैसे ही सेट हो गई थी कि मान लो ये रात को सुबह मानकर जगने लगे हों और दिन में ये सोने लगे हों, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कितने बज रहे। इनके पास घड़ी थी ही नहीं, ना ही इनको सूर्य की रोशनी मिल रही थी, है ना। तो ये कुछ एक एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसमें कहा गया था कि हमारी जो शरीर की बायोलॉजिकल वॉच है वो बिल्कुल उसी तरह से सेट हो जाती है जैसा हम रहना शुरू कर देते हैं। तो इसे नाम दिया गया था दोस्तों डीप टाइम एक्सपेरिमेंट। ओके। हाल ही में किस देश ने अपना मानव रहित स्थायी अंतरिक्ष स्टेशन का मॉड्यूल लॉन्च किया है? तो दोस्तों अंतरिक्ष में अपना स्थायी स्टेशन बनाने जा रहा है चाइना, है ना, जिसने एक मॉड्यूल लॉन्च किया है। और लगभग 2022 के लास्ट तक चीन अपना यह स्टेशन अंतरिक्ष में बना देगा। भारत द्वारा भी आने वाले 5 या 7 वर्षों में अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की योजना है। भारत का भी काम चल रहा है, हमें 5-7 साल लगेंगे, लेकिन चाइना 2022 तक बना देगा। और ये अंतरिक्ष स्टेशन दोस्तों कहाँ बनाए जाते हैं? जो हमारी लो अर्थ ऑर्बिट है उसमें ये अंतरिक्ष स्टेशन बनाए जाते हैं। क्या वर्तमान में कोई अंतरिक्ष स्टेशन नहीं है? है ना। वर्तमान में केवल एक ही स्टेशन है, उसका नाम है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS। और यह दोस्तों अमेरिका, यूरोप, रसिया, जापान, कनाडा द्वारा मिलकर बनाया गया है। तो इसमें कौन कौन है? अमेरिका, यूरोप, रसिया, जापान और कनाडा। अब क्या हुआ दोस्तों कि रसिया है इसका अमेरिका से बिल्कुल नहीं बनती है, तो रसिया भी अपने पृथक जो अंतरिक्ष स्टेशन है उस पर काम कर रहा है। और रशिया का ही भाई चाइना है, चाइना भी अपने पृथक स्टेशन पे काम कर रहा है। दोनों ही कोशिश कर रहे हैं कि हमारा बन जाए, बट रशिया का बनने में अभी 3-4 साल लगेंगे और चाइना का बन के तैयार होने वाला है। और बहुत सारे देश है दोस्तों इस प्रयत्न में हैं कि सभी अलग अलग स्टेशन बना लें अपने। पहले सबका मिलकर एक ही स्टेशन चलता था। और इस स्टेशन का क्या काम होता है? जो दोस्तों हमारे अंतरिक्ष में जो हमारे यात्री जाते हैं, ये उनको विभिन्न तरह से सपोर्ट का काम करते हैं, विभिन्न सामग्री प्रदान करते हैं। वहाँ पे लोडिंग अनलोडिंग जैसे कई तरह की सुविधाएं इनको उपलब्ध कराई जा सकती हैं। तो ये था दोस्तों अभी जो चाइना है उसने अपना एक मॉड्यूल लॉन्च किया है। और भारत की योजना भी है आने वाले 5-7 वर्षों में। वर्तमान में ISS एक ही स्टेशन है जिसमें किस किस की भागीदारी है? अमेरिका की, यूरोप की, रसिया, जापान और कनाडा की। ठीक है। हाल ही में अजीत चौधरी का निधन हो गया। यह कौन थे? अजीत सिंह भी इन्हें बोल सकते हो, चौधरी भी। कोरोना से इनका निधन हुआ है।
तो वर्तमान में यह राजनीतिक पार्टी राष्ट्रीय लोकदल उसके चीफ हैं दोस्तों, राष्ट्रीय लोकदल के चीफ थे और भारतीय राजनीति में आने वाले पहले आईआईटीएन थे दोस्तों। इनसे पहले कोई भी ऐसा आईआईटीएन नहीं था जो भारतीय राजनीति में आया हो। ये पहले आईआईटी करके भारतीय राजनीति में आने वाले व्यक्ति हैं। और जो हमारे महान किसान नेता थे चौधरी चरण सिंह, ये उनके पुत्र थे। ठीक है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पर वर्तमान में कितना % जीएसटी लगता है दोस्तों, ये बहुत चर्चा में है, आए दिन न्यूज़ में रहता है। तो इकोनॉमिक्स से हमारा ऐसा क्वेश्चन बन सकता है प्री में, है ना, क्योंकि इकोनॉमिक्स से आपको पता है, जैसे मैंने पहले भी बताया, करंट में से ही ज़्यादा क्वेश्चन देते हैं, किताबों में से बहुत कम देते हैं। तो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बहुत चर्चा में है। सुप्रीम कोर्ट ने भी आज टिप्पणी दी है कि इस पर जो है आप जीएसटी को ख़त्म कर दो, लेकिन सरकार ख़त्म करने के लिए मतलब राजी नहीं हो रही है। तो दोस्तों पहले इस पर 28% जीएसटी लगता था, अब इसे घटाकर 12% सरकार ने कर दिया है। वर्तमान में इस पर जीएसटी को कुछ दिन तक समाप्त किए जाने की बात की जा रही है, लेकिन सरकार राजी नहीं हो रही। विभिन्न प्रकार की विपक्षी पार्टीज जो हो गई वो सब मांग कर रही हैं कि क्यों नहीं इस पर ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि लोग मर रहे हैं बिना ऑक्सीजन की कमी के। तो अगर जीएसटी इस पर कम लगेगा तो सस्ता मिलेगा, है ना, सस्ता मिलेगा तो लोगों की जान बच पाएगी। लेकिन सरकार के पास भी दोस्तों पैसे नहीं है ना, तो कहीं से तो जुगाड़ करे पैसों का, इसलिए सरकार भी अभी ख़त्म नहीं कर रही है। हो सकता है आगे इस पर जीएसटी 0% कर दी जाए, लेकिन क्या होगा दोस्तों, 0% भी कर देगी, हमें कौन सा पता होता है। हमें अगर आज ऑक्सीजन कंसनट्रेटर 10,000 का मिल रहा है मान लो, और 28% था, तब कितने का मिल रहा होगा मान लो 11,000 का। लोगों को तो पता भी नहीं है कि 28% से 12% कर दिया, अब हमें सस्ता करो। हम किससे कहेंगे जाके कि भाई हमें कुछ सस्ता दो, वैसे इतनी सारी कालाबाजारी हो रही है। तो ये सब पॉलिटिकल फंडे होते हैं अपने लिए। तो अगर दोस्तों मतलब नहीं है, किसी चीज़ की कमी है, जैसे कि पहले ऑक्सीजन सिलेंडर की किल्लत थी और अब पता चला कि सिलेंडर का काम कंसंट्रेटर भी कर सकता है, तो अभी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की भी उतनी ही किल्लत मार्केट में हो रही है। कंसंट्रेटर आपको पता है क्या होता है? कंसंट्रेटर दोस्तों एक मशीन जैसी होती है, अपन यूँ मान सकते हैं, ऐसे कूलर जैसा कुछ होता है, एक मशीन होती है जिसको हम रूम में लगा सकते हैं, और शायद उसका छत पे कुछ लगा होता होगा सिस्टम, और उससे क्या होता है कि ऑक्सीजन छोड़ी जाती है, जैसे कूलर हवा छोड़ते हैं ना ठंडी, उससे ऑक्सीजन छोड़ी जाती है। तो जो पेशेंट है उसको अगर उस रूम में रखते हैं तो फिर उसको ऑक्सीजन की जैसे थोड़ी बहुत अगर उसको ऑक्सीजन की किल्लत हो रही है तो वो ये कंट्रोल कर लेता है कंसंट्रेटर, है ना, उसको ज़्यादा दिक्कत होने नहीं देता है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन हो जाती है तो फिर उसको सिलेंडर की ही ज़रूरत होती है, फिर कंसंट्रेटर से काम नहीं चलेगा। लेकिन ठीक ठाक सिचुएशन में कंसंट्रेटर से काम चलाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, जस्टिस बिपिन सांघी कमेटी किससे संबंधित है? तो ये भी दोस्तों एक बड़ी न्यूज़ थी, कई दिन से चर्चा में है, मैं इसे टाल रही थी, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता ही देती हूँ कि अभी हाल ही में हो क्या रहा है। कोरोना की वजह से जो हमारे जेल है दोस्तों, जेल में भी कई सारे रोगी कोरोना संक्रमित, और आपको पता है हमारी जो जेल है वो ओवरलोडेड है, इतने सारे रोगी वहाँ, रोगी नहीं जो ये क्या बोलते हैं, कैदी वहाँ पे हैं। और इसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारी जेलों में मतलब जितनी कैपेसिटी होनी चाहिए उससे दुगने कैदी भरे जाते हैं। और इसके अब कोरोना के कि अगर किसी एक कैदी को संक्रमण हो गया तो वो कितने लोगों में कितने लोगों को संक्रमित कर देगा। और अभी आया भी था कल की न्यूज़ में कि तिहाड़ जेल में 2 कैदियों की मृत्यु हुई है कोरोना से, और क्या पता कितनों की हो रही होगी, डेटा सामने आते नहीं है ना। तो पिछली बार भी ऐसे हुआ था कि कोरोना की वजह से जो विचाराधीन कैदी होते हैं, जो अंडर ट्रायल चल रहे हैं, उनको छोड़ा गया था, है ना, पिछले बार भी लॉकडाउन के टाइम पे, कि कुछ तो संख्या कम हो। और इस बार भी दोस्तों वही जस्टिस बिपिन सांघी कमेटी इसके लिए गठित की गई है। क्यों गठित की गई है? कोरोना काल में अंडर ट्रायल चल रहे कैदियों को पैरोल पर छोड़ने के मुद्दे पर विचार करने के लिए कमेटी गठित की गई है, ताकि जेलों में बढ़ती भीड़ के कारण कोरोना संक्रमण पर काबू पाया जा सके। तो दोस्तों की मतलब कुछ लोग होते हैं, देखो अगर किसी पे ना चोरी का इल्ज़ाम लगा है ना, किसी पे छेड़खानी का इल्ज़ाम लगा है ना, तो दोस्तों वो अभी अंडर ट्रायल चल रहा है, अभी तक मतलब उस पर इल्ज़ाम लगा है, केस फाइल हो चुका है, लेकिन है ना अभी तक उसका कोर्ट में ट्रायल भी नहीं हुआ, अभी तक उसकी एक सुनवाई भी नहीं हुई कोर्ट में, है ना, क्योंकि अंतिम फैसला तो कोर्ट ही देता है ना, लेकिन अभी तक उसका नंबर ही नहीं आया। पिछले 3 साल से वो कैद है ना। तो दोस्तों वो ज़रूरी तो नहीं है ना वो मुकदमा सही हो, उस पर गलत भी हो सकता है ना। अभी तो सिर्फ एक पक्ष ने विचार रखा है, दूसरा पक्ष तो कोर्ट में जाके बोलेगा अपना, है ना। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे अपने कैदी हैं जो अंडर ट्रायल ही हैं और जेलों में बंद है। तो इस कमेटी को इसलिए बनाया गया था कि इस बात पे विचार करें कि क्या हम इनको छोड़ दें पैरोल पे, हमेशा के लिए नहीं, पैरोल पे छोड़ दें, ताकि
जेलों में कुछ संख्या में कमी हो और हम अपने कैदियों को सुरक्षित रख सकें, क्योंकि दोस्तों मानवाधिकार सभी को होते हैं ना, चाहे कैदी हो चाहे इंसान हो, है ना। मानव अधिकार के तहत उनको भी तो जीने का अधिकार है, ऐसे थोड़ी है उनको मरने के लिए छोड़ दे। तो दोस्तों इसलिए ये कमेटी गठित की गई थी, कई दिन से चर्चा में है। तो दोस्तों कई बार ऐसे कमेटियों के नाम ही पूछ ले जाते हैं प्री में, तो इसलिए, और मेंस में भी पूछ ले जाते हैं, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन बना दिया। और दोस्तों ये भी बहुत अजीब सी खबर है, हमारे किस ओलंपिक मेडल विजेता खिलाड़ी को मर्डर के इल्ज़ाम लगे। दोस्तों पहलवान जो सुशील कुमार है ना, उन पे जूनियर पहलवान थे, कोई सागर चौधरी ही था शायद, सागर करके 23 वर्ष का नवयुवक था, वो भी इस बार मतलब ओलंपिक्स की तैयारी कर रहा था। उनको इन्होंने मतलब सुशील कुमार ने मर्डर कर दिया है उनका। और सुशील कुमार पहलवान है जो ओलंपिक में 2 बार मेडल जीत चुके हैं दोस्तों। कि सीसीटीवी में मतलब कुछ उनका प्रॉपर्टी का मुद्दा चल रहा था, और सीसीटीवी में कह रहे हैं कि सीसीटीवी में दिखा है मर्डर करते हुए, है ना। तो इसलिए पुलिस अभी उनको ढूंढ रही है, लेकिन वो अभी मतलब गायब चल रहे हैं। 3-4 दिन से पुलिस उनके पीछे पड़ी है, लेकिन उन्होंने मोबाइल ऑफ करके मतलब कहीं अंडरग्राउंड हो गए हैं। तो दोस्तों असली कहानी क्या है ये तो सुशील कुमार जी के पकड़े जाने के बाद ही पता चलेगा। बट मतलब ये बहुत गलत होता है कि हमारे जो रोल मॉडल होते हैं कभी कभी वो इतना गलत काम कर देते हैं जिनसे हमें उम्मीद नहीं होती। एक सामान्य लोग करते कोई बात नहीं है, लेकिन जो सेलिब्रिटीज़ है दोस्तों, सुशील कुमार कितने पहलवानों की प्रेरणा होगा, है ना। उनसे तो हम ऐसी चीज़ की उम्मीद नहीं कर सकते ना, जिन्होंने देश के लिए मेडल जीता है, हमने उनका कितना सम्मान किया है। अगर वो लोग गलत कुछ कर देते हैं, गुस्से में हो जाए चाहे कैसे भी हो जाए, लेकिन उन पे तो एक्स्ट्रा बर्डन होता है ना देश की रक्षा करने का, देश का सम्मान करने का, कानूनों को पालन करने का। तो उनसे हम किसी ऐसी गलत चीज़ की उम्मीद नहीं कर सकते। बाकी तो बाद में पता चलेगा कि रियल घटना क्या है, लेकिन अभी ऐसे न्यूज़ आई है। तो दोस्तों ये थी आज की न्यूज़। तो देखो बड़ी भी हो गई, मैंने अपनी तरफ से सारी न्यूज़ कवर करने की कोशिश करी है। आप लोग कहते हो न्यूज़ कम है, तो मैंने अपनी तरफ से सारी न्यूज़ कवर करने की कोशिश करी है। उम्मीद है आपको अच्छी लगेंगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच।